सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अटेम्प्ट का जो पेपर है वो आप लोगों का हो चुका है। पेपर जो था थोड़ा लेंदी था और थोड़े से क्वेश्चंस जो है थोड़े से टिपिकल थे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप लोगों के 6 हैं और प्रिंटिस जो पेजेस हैं वो 12 हैं। टाइम आपको 3 घंटे का अलाउड था। अब चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आप लोगों का जो पेपर था उसमें आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो पेपर था वो मॉडरेट से आप लोगों का हार्ड के बीच में था। यानी कि आप लोगों का पेपर इजी तो डेफिनेटली नहीं था, मॉडरेट था। और आप लोगों का मॉडरेट से हार्ड के बीच में आप लोगों के पेपर आया था, जिसमें अपन लोग सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स बताने थे कि कौन सा इसमें से ट्रू है एंड कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो सबसे पहले तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है बेस्ड ऑन द एक्रुअल कॉन्सेप्ट, क्या जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है वो एक्रुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है? नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। Customer of business should not be considered as a user of the accounts prepared by the business. They are not interested in knowing the performance of the business. No, कस्टमर को हमेशा जो है परफॉर्मेंस जो बिजनेस की है उसकी नॉलेज होना जरूरी है और वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, यानी कि इंटरेस्ट है या नहीं है। कस्टमर ऑफ अ बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। तो ये फॉल्स है। नॉट बी कंसिडर्ड, जबकि हमको कंसिडर किया जाता है, तो यानी कि ये भी फॉल्स आएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करेंगे कि इसमें ट्रू लिख देंगे, क्योंकि इसमें उनको लगेगा कि कस्टमर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जबकि इंटरेस्टेड होते हैं। कस्टमर अंडर द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन फीफो विल नॉट शोन लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, फीफो और इन सब के बारे में अगर स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो इस केस में नहीं कर सकता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हमारा पास ट्रू आ जाएगा इसमें, जो कि बहुत ईजी था। For redemption of preference share proceeds from fresh issue of equity shares and debentures can be utilized। तो भाई आप लोग जब रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स के, तो क्या आप लोग फ्रेश इशू जो आपने किया है इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स का, क्या उसको आप यूज कर सकते हो? हाँ, तो आप लोग बिल्कुल उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर नॉट सिनेमस टर्म्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप लोगों के डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सारी जो बुक्स होती है उसको कीप करते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और आप लोगों का पीएनएल स्टेटमेंट रीडिंग, ये सब बनाते हैं। और बुक कीपिंग में हम सब लोग ये नहीं करते हैं। लेजर इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ बुक अकाउंट। क्या हम लोग लेजर को प्रिंसिपल ऑफ बुक अकाउंट बोलते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो आप लोगों की जो आंसर है वो ये ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, और इसमें आप लोगों का फॉल्स है, और इसमें आप लोगों का फॉल्स है। ठीक है, ये आप लोगों की इसके आंसर हो गए ट्रू फॉल्स के। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपको अकाउंटिंग की जो है मेन फंक्शन बताने थे कि अकाउंटिंग हमारा मेन किस लिए काम में आता है। तो अकाउंटिंग के मेन फंक्शन जो है आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, एक्सपेंसेस एंड जो आप लोगों के गेन्स हो रहे हैं उसको डिटरमाइन करना, और आप लोगों के बैलेंस शीट को मैच करना, और आप लोगों के अदर भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इस चीज में। तो आप लोग मेन फंक्शन जो 4 हैं वो लिख सकते हैं, और आप लोग है ना पीएनएल लिख सकते हैं, जो एक्सपेंसेस और गेन है वो लिख सकते हैं, बैलेंस शीट का टोटल करना, और प्रॉफिटेबिलिटी है ना, प्रॉफिट को एनालाइज करना। तो आप लोग इस तरीके से 4 नंबर आराम से इसमें लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को प्रिपेयर करना है सी वाले में सेल्स रिटर्न बुक ऑफ के कंपनी रेडीमेड गारमेंट डीलर है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, जिसमें सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि आप लोगों की जितनी भी सेल्स हुई है वो, और आप लोगों की रिटर्न जो है वो दोनों डेबिट क्रेडिट में एक साथ आ जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप लोगों का इस तरीके से कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। ये डीआर और सीआर करके आप लोग आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, ये आप लोगों का अमाउंट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो डेफिनेटली 1 से 2 नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के थोड़े बहुत पॉइंट्स गलत हुए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर इसमें डेफिनेटली मिलते हैं। एक जो फर्म है
वो सेकंड हैंड मशीनरी परचेज कर रही है ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर रुपीज 15 लाख सब्सिक्वेंट। तो यानी कि 15 लाख की मशीन परचेज की है, जिसका 2 लाख रुपए उसने प्रिपरेशन के लिए दी है और इंस्टॉलेशन के लिए दी है। यानी कि आप लोगों की जो परचेज हो गई वो आप लोगों की 17 लाख हो गई है यहाँ पे। 17 लाख आप लोगों की यहाँ पे परचेज हो गई है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर नई मशीन परचेज की है उसने, ठीक है। इसके बाद ये पूछ क्या रहा है, you are required to prepare the machinery account for the year ending 31st March 2024, ठीक है। वो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप लोगों को मशीनरी का अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2024। यानी कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी कौन सी नई खरीदी है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितना आप लोगों के उसमें जो सैलवेज वैल्यू है वो आ रही है, आप लोगों के इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, और आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को उसमें प्रिपेयर करने बोल रहा है मशीनरी अकाउंट के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। आप लोगों को बीआरएस बनाना है, बीआरएस का क्वेश्चन है ये। बीआरएस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। इसमें आप लोगों को बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक दे रखा है, यानी कि आप लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों का पासबुक आ जाएगी और चेकबुक आ जाएगी आप लोगों के, चेकबुक मतलब वही, ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चन, मेरे हिसाब से टैकल हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की एक ही बात कर लेते हैं। आप लोगों को इसमें क्या बनाने के लिए बोल रहा है ये, देख लीजिए। इसमें आप लोगों को एक्चुअली जो है वो ऊपर जो मेन डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप लोगों को इसमें प्रिपेयर करनी है। तो आप लोगों ने अगर पीएनएल का स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड पीएनएल का स्टेटमेंट बनाया है तो उसमें नंबर मिल जाएंगे, बैलेंस शीट में भी आराम से नंबर मिल सकते हैं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, यानी कि ये आप लोगों का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये आप लोगों का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को एक चीज और मिलेगी कि आप लोगों का जो यहाँ पे पेपर का लेवल है वो अच्छा आया था, मॉडरेट से हार्ड के बीच में। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% अलाउड है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 10% चार्जेबल है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो, ए बी और सी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है आप लोगों का। एबीसी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ 31 मार्च 2024, जिसमें आप लोगों को लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सी डाइड हो गया है और उसके बाद जो उनकी जो यहाँ पे है सारी डिटेल्स दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी है ऑन द नेसेसरी डाटा विद अ वर्किंग कैपिटल। तो ये आराम से हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोग असेट और लाइबिलिटीज आपको मिस्टर श्री सार्थक की बनानी है 31 मार्च से लेके 31, ठीक है, वो आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना जो दिक्कत है वो ये आ सकती है कि स्टूडेंट्स को डाटा को एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट अफेयर ऑफ द 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024, फाइंड द पीएनएल बाय द सार्थक फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 1 मार्च 2024। यानी कि वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है इस केस में। गॉट इट। तो इसमें ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन का ए वाला पार्ट अपन लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, यानी कि ये मेरे को लग रहा है कि जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आप लोगों का जो है एनपीओ का होना चाहिए ये। हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल है, यानी कि ये एनपीओ का क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग अगर इसको पढ़ के गए होंगे तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट इन आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना था फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज क्या होगी इन द बुक्स ऑफ द बी, ये आपको इसमें लिखनी थी। और या तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन और फीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना था। और सी वाले की अगर बात करें तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर होल्डर का टाइम ऑफ कन्वर्जन बताना था। इसमें ये आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था मेरे हिसाब से। इसमें सी वाला थोड़ा सा हार्ड था, आप लोग अगर देख के जाएंगे तो इसमें आप लोगों को पूरी जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस भी दे रखा है
टू मिस्टर नरेश ऑन 1 जनवरी, यानी कि टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है। जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको इन द बुक्स ऑफ द अर्पित, वही बात है। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाता है कि आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो इक्वल हुए हैं या नहीं हुए हैं। डेट्स ऑफ अकरिंग और डेट्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन पता चल जाती है। इनकम और एक्सपेंडिचर आपको ऑन द डेट पता चल जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का आप लोगों को आइडिया लग जाता है डबल एंट्री सिस्टम से। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे केस में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम 5 रुपीज का दे रखा था, वो ठीक है आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा उस केस में। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आप लोगों के लिए एक ये चीज भी आ जाती है कि यार अगर या आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो फिर आप लोगों का पेपर जो है अच्छा गया होगा, लेकिन इसमें पेपर को छूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है लेंदी है। डेफिनेटली मेरे खुद को भी जब मैंने देखा तो पेपर मेरे को लेंदी लगा। तो सीए फाउंडेशन का जो लेवल था वो थोड़ा इस बार हार्ड आया था डेफिनेटली। तो इस बार मेरे हिसाब से जो पासिंग परसेंटेज हो सकती है वो अच्छी जा सकती है, माइट बी, लेट्स सी। सो मेरे हिसाब से जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ड था डेफिनेटली। और इस केस में आप लोगों को थोड़ा सा पेपर को अगर अच्छी तरह से करके गए होंगे तो आप लोग डेफिनेटली बन गया होगा आप लोगों का। और मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि आप लोगों का पेपर जो था अच्छा था, तो नेक्स्ट जो पेपर है वो भी अच्छा जाने वाला है मेरे हिसाब से। तो एक बार उसका ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे कंडीशंस जो हैं इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा एक बार आप नजर एक बार लास्ट में अगर टाइम मिले तो देख लेना, बाकी तो मेरे को इतना कुछ लगता नहीं है इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो अपन ने यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर लिया है पेपर का कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरीके का गया है और किस तरीके का होना चाहिए। अपन ने सारी डिटेलिंग पे बात करी है, शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक कि आप लोगों को उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना था। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेपर आप लोगों का होने वाला है लॉ का, तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। एंड जो भी अच्छा से करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके गाइस, सो गुड लक एंड सी यू सून, ऑल द बेस्ट।